गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हमसफर एकेडमी पर। मैं हूं आपका एजुकेटर मनीष कुशवाहा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट केमिस्ट्री का जो बनाने वाले हैं वह 8वां प्रैक्टिस सेट है। 30 क्वेश्चंस को फटाफट हम लोग हल करेंगे और आप सभी लोग 30 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। फटाफट कोई भी बिना हुआ टाइम लगाते हुए, टाइम बर्बाद करते हुए हम लोग 30 मिनट में 30 क्वेश्चंस को करेंगे। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, सभी दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इन सभी में कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? चेंजेस जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस। यहाँ पे बात कर रहा है केमिकल चेंज की, तो याद कैसे रखेंगे? जब कभी भी कोई भी फिजिकल चेंज होता है यानी भौतिक परिवर्तन, तो उसमें कोई नया पदार्थ देखने को आपको नहीं मिलता है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर उसका स्वरूप, उसके जो गुण हैं वह बदल जाते हैं और पुनः उसी पदार्थ को उसी प्रारंभिक अवस्था में नहीं रखा जा सकता। जैसे जल का बर्फ में बदलना, तो जल को आप बर्फ में बदल सकते हैं लोअर टेम्परेचर करके, फिर से जैसे ही टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे फिर से बर्फ को आप जल में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यह आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा है खाना पकाना। जब आप खाना पका देंगे तो उसके रासायनिक गुण परिवर्तन हो जाएंगे, फिर आप उसको कच्चा नहीं कर सकते। तीसरा है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लग जाएगी तो फिर से उसको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उस पर जंग लगने का मतलब क्या है? उस पर ऑक्साइड्स की लेयर हैं, परतें जो हैं वह जमा हो जाती हैं। ठीक है, बेसिकली उसको Fe2O3 इंटू XH2O लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, रस्ट, जंग जो कहते हैं, यानी कि इसमें भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया, यह भी आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। तीसरा है एल्कोहल का बाष्पीकरण। एल्कोहल को वेपर बनाएंगे, फिर उसको ठंडा कर देंगे तो वह फिर से उसी द्रव अवस्था में आ जाएगी, यानी कि ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया, ये भी रासायनिक परिवर्तन हो गया। और तीसरा है एल्कोहल का बाष्पीकरण, बाष्प बनाएंगे फिर से। तो आपके देखो ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन हो गया बेटा, एक आंसर सही नहीं है, इसमें दो आंसर सही हो गए। क्या? दोनों ही ये रासायनिक परिवर्तन हो गए, खाना का पकाना और लोहे पर जंग लगना। ये पुनः एक दूसरे में, जल का बर्फ में, बर्फ का जल में परिवर्तन हो सकता है और इसको बाष्प में बना सकते हैं और बाष्प को पुनः द्रव में फिर से परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि पहला और चौथा जो है वह आपका फिजिकल चेंज हो गया, भौतिक परिवर्तन लिखेंगे, और ये दोनों आपके केमिकल चेंजेस हो गए। इन्हें आप दोबारा उसी अवस्था में फिर से नहीं ला सकते। क्लियर हो गई बात? मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन आप समझ लीजिए, इसमें दो आंसर सही हो गए, पहला और चौथा भौतिक है, दूसरा और तीसरा रासायनिक परिवर्तन। इन्होंने पूछा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, मामूली क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्या लिखा हुआ है? मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? रक्त स्राव यानी जो ब्लड है वह आपका कोलाइड का उदाहरण है। Fe आयंस होते हैं, फेरस के आयंस, तो उसमें जो फिटकरी है आपका, उसमें पोटेशियम के आयन और एल्यूमिनियम के आयंस जो होते हैं वह क्या करते हैं? उसको स्कंदित कर देते हैं। स्कंदन करना क्या है कि कोई भी कोलाइडी विलयन हो, ताजा बना हुआ कोलाइडी विलयन हो, उस कोलाइडी विलयन के अंदर किसी एक आप विद्युत अपघट्ट यानी कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता हो, उसको अगर आप उसके अंदर प्रवाहित कर दें तो वह तली में बैठ जाते हैं। इसी प्रोसेस को कोगुलेशन यानी कि स्कंदन कहा जाता है। आइए इन सभी डेफिनेशंस को एक बार देख लेते हैं। क्या क्या ऑप्शन लिखा हुआ? अपोहन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है? कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधि। आपने देखा होगा जब व्यक्ति के गुर्दे खराब हो जाते हैं, जब किडनी खराब हो जाती है, तो वह डायलिसिस की प्रोसेस वहां पर की जाती है। तीसरा देखिए लिखा हुआ है इमल्सन। इमल्सन क्या चीज है? यह भी कोलाइड का एक एग्जाम्पल है। जैसे तेल और पानी का मिलना, ऑयल
प्लस वाटर, अगर यह दोनों चीजें आपस में मिलाई जाएं तो वह मिलती नहीं है, यानी कि दो अमिश्रणीय द्रव जो हैं, जिस प्रकार का मिक्सर बनाते हैं वह सॉल जो है कोलाइडी विलयन आपका इमल्सन कहलाता है। और अगला है विलायकीयन, इसको कहते हैं सॉल्वोलाइसिस। सॉल्वो SOLVOLYSIS सॉल्वोलाइसिस, विलायकन, यानी कि किसी भी दूसरे द्रव में विलायक में किसी पदार्थ का घोला जाना, क्या हो जाएगा आपका विलायकीकरण। तो बात समझ में आ गई। क्या होगा, रक्त स्राव, जैसे आप हल्के छोटा मोटा अगर कट जाते हैं उस पर अगर आप फिटकरी लगाते हैं तो यह क्या है, विद्युत अपघट्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब विद्युत अपघट्ट जैसे ही कोलाइडी विलयन में मिलाया जाता है वह उसको अपक्षेपित कर देता है, तली में बैठ जाता है। इसी प्रोसेस को कोगुलेशन यानी कि स्कंदन कहा जाता है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। आपको बताया था कि पीएच जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पीएच की एक स्केल है जो कि सोरेनसन ने दी थी, तो वह 0 से लेकर आपकी कहाँ तक चलती है, 14 तक। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, 0 से लेकर 7 अगर किसी का अगर पीएच मान है तो वह सॉल्यूशन क्या बनेगा, अम्लीय। और अगर 7 से ज़्यादा है, 14 के बीच में अगर उसका पीएच मान है तो क्या बनाएगा, क्षारीय। और अगर पीएच मान 7 है तो वह विलयन उदासीन होगा। इन्होंने क्या पूछ लिया, 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन सा हाइड्राइड उदासीन है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हाइड्राइड क्या चीज है। हाइड्राइड माने क्या है, H नेगेटिव, यानी कि जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेता है, जब उसका विन्यास 1s2 हो जाता है, यानी H नेगेटिव वाली जो कंडीशन है वह H नेगेटिव क्या बन जाता है, आपका हाइड्राइड। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कि कौन सा उदासीन हाइड्राइड है, तो हाइड्रोजन का सल्फाइड, हाइड्रोजन का ऑक्साइड, हाइड्रोजन का सेलेनियम और हाइड्रोजन का टेलुरियम। सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड जो जल है वह एक उदासीन विलयन बनाता है। ठीक है, क्लियर। जैसे जैसे आप टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, बेसिसिटी बढ़ती है, क्षारकता बढ़ जाती है, यानी सबसे ऊपर वाला हल्का अम्लीय होगा और नीचे उभयधर्मी, उसके बाद क्षारीय होता चला आएगा। याद रखेंगे, टेबल में ऊपर से नीचे आते तो क्या हो जाता है, बेसिसिटी बढ़ जाती। क्यों बेसिसिटी बढ़ जाती, क्योंकि जो साइड में एटम लगे हुए हैं वह एटम में ऊपर से नीचे जाने पर पहले अधातु, अधातु, उपधातु, फिर उसके बाद धातु के आ जाते हैं। जैसे ही मेटल्स आते हैं और मेटल्स के जो करैक्टर हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के होते हैं, यानी कि बेसिसिटी प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। आप याद रखें, केवल फलों के रस के परिरक्षण करने के नहीं, फलों को पकाने के लिए भी। और इसके अलावा जैसे पके हुए आपके फल हैं उसको आपको रखना है, तो 2-3 क्वेश्चन आप यहां से समझ लीजिए। अगर प्रिजर्व करना है, एक परिरक्षण शब्द बोले तो याद रखेंगे सोडियम बेंजोएट। ठीक है, अगर फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ, देखो लिखो भाई, क्वेश्चन 2-3 तैयार करो एक पॉइंट से। फलों को पकाने के लिए किसका, एथिलीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं, गैस की अगर बात करते हैं। इसके अलावा कहते हैं किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, यानी कि किस ठोस का प्रयोग करते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड का फलों को पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर हुई 3 बातें। क्या, फलों को अगर आपको पकाना है तो अगर आप गैस का यूज करें तो एथिलीन का, पदार्थ ठोस के रूप में यूज करें, लगा के रख दीजिए उसमें, कैल्शियम कार्बाइड का या कार्बाइड केबल बोला जाता है। और अगर उसको चाहे खाद्य पदार्थों में आप फलों का रस कह दें, अचार कह दें, या कोई भी खाद्य पदार्थ जिसके परिरक्षण में, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला C6H5COONA होता है। ठीक है,
यह आपका सोडियम बेंजोएट हो गया, जो कि परिरक्षण के काम आएगा। तो तीनों बातें क्लियर हो गई। ठोस पदार्थ में फलों को पकाना है कैल्शियम कार्बाइड का, अगर गैस के फॉर्म में, अगर गैसियस तरीके से आपके पास पदार्थ है उसको पकाना है, एथिलीन का यूज कर लीजिए। और अगर आपको परिरक्षित करना है खाद्य पदार्थ को तो आप सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड से दिया गया है, एक तत्व A है, दूसरा B है, तीसरा C है, के परमाणु क्रमांक क्रमशः दिए नहीं है, Z है, Z+1 है, तीसरा Z+2 है। B एक उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस का मतलब है नोबल गैस है, मतलब अक्रिय गैस है एक, ठीक है, याद रखेंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। और A और C के बीच बनने वाला बंध होगा यदि B का परमाणु क्रमांक 18 है। ध्यान देना बच्चों, A के सामने Z है, लिख लेते हैं, A, B और C तीन लिखे हैं। A का परमाणु क्रमांक क्रमशः Z है, B वाले का Z+1 है, तीसरे वाले का Z+2 है। इन्होंने कह दिया कि B अगर 18 है, अगर B 18 है तो इसका मतलब Z कितना रहा होगा, 17। क्यों, एक जोड़ के ही 18 हुआ है, और एक और जोड़ दोगे तो यह क्या हो जाएगा, 19। अब बताइए, इन्होंने कहा A और C के बीच बनने वाला बंध होगा बच्चों, जिसका परमाणु क्रमांक 17 है वो क्लोरीन हो गई, और जिसका परमाणु क्रमांक 19 है वो पोटेशियम हो गया। ऐसे भी आप लिख सकते हो कि 17 वाले का पहली कक्ष में 2, दूसरी कक्ष में 8, तीसरी कक्ष में 7 हो गए। 19 वाले का विन्यास करोगे 2 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो ये क्या मेटल की टेंडेंसी हो गई, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिससे इसका 288 कंप्लीट हो जाएगा, इसका 288 कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब एक के पास पॉजिटिव, दूसरे के पास नेगेटिव बनेगा। सभी समझ गए, आयनिक बंध होगा, या इसको वैद्युत संयोजी बंध कहेंगे। सभी लोगों को तीनों प्रकार के बंध आते होंगे, नहीं होगी एक बार सुन लीजिए। केवल आपसे बोला जाए कि बॉन्ड क्या चीज है, तो दो परमाणुओं को ऐसा आकर्षण बल जो बांधे रखता है, उस आकर्षण बल को ही बंध कहा जाता है। आपसे बोले आयनिक बंध क्या है, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। जब एक धातु और अधातु के बीच बेसिकली जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक या वैद्युत संयोजी होता है। सहसंयोजी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से होता है। इसी में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कंसेप्ट आता है। अगर सहसंयोजी, मात्रा दे दीजिए, सहसंयोजी बंध की अगर बात करें तो दो किन्हीं उपधातुओं, किन्हीं भी दो उपधातु के बीच, या आप ये कैसे अधातु कह लो, उपधातु ना कहो बच्चों, क्या कहो, अधातु। दो अधातुओं के बीच में एक तरफा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो बनता है उपसहसंयोजी बंध। क्लियर है सबको बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, NH2CO NH2 क्या लिखा हुआ है बच्चों, यूरिया। कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है, उस दिन क्वेश्चन कराया था, 46% नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होती है। यूरिया का है, एक नाइट्रोजनी उर्वरक है, यानी कि एक ऐसी खाद है या फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। जैसे ही आपने जल अपघटित किया, यह अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो गया। में एंजाइम क्या है, यानी एरो के ऊपर कौन सा एंजाइम लिखा जाए जो यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित कर दे। एंजाइम्स क्या हैं, जैविक उत्प्रेरक हैं। उत्प्रेरक किसको कहते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं, उनको उत्प्रेरक कहते हैं। जैविक उत्प्रेरक को ही एंजाइम कहा जाता है। कैसे, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ठीक है, जो जैविक उत्प्रेरक हैं वह आपके एंजाइम होते हैं। नाम से पता चल रहा है, डायरेक्ट सीधा सीधा देखेंगे कि यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदल रहा है, यूरेज एंजाइम है। कौन सा है, यूरेज एंजाइम। बाकी का आप सुक्रोज को अगर आपको चेंज करना है ग्लूकोज फ्रक्टोज में, ग्लूकोज को चेंज करना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड में, तो आपको क्रमशः डाइस्टेज और इन्वर्टेज एंजाइम का आप प्रयोग करते हैं। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो बना हुआ उत्पाद है वह स्वयं ही उत्प्रेरक का काम करने लगे, जो बना हुआ है वही, तो वही क्या हो जाएगा बच्चों, ऑटो कैटालिस्ट, स्व उत्प्रेरक, जो खुद बना हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में एसिड बन गया, अम्ल बन गया, तो वह एसिड क्या करेगा, उसी रिएक्शन को फिर से कैटालाइज करने लगेगा। जैसे मान लो CH3COO C2H5
एथिल एसीटेट आपके पास प्रेजेंट है और इसका जल अपघटन करा दिया जाए, एरो के ऊपर लिखा है H पॉजिटिव, अम्लीय जल अपघटन कराया। जैसे ही इसको जल अपघटित कराएंगे तो यह CH3 COOH प्लस C2H5OH में बदल जाएगा। यहाँ क्या बन गया? एसिड। और किसकी जरूरत थी? एसिड की। तो ये स्वयं में एसिड है और एसिड की ही जरूरत थी कैटालाइज कराने के लिए। तो जो बना हुआ उत्पाद है अगर वो स्वयं ही उत्प्रेरक का काम करने लग जाए तो उसको क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरक। स्व उत्प्रेरक किसको? उस पदार्थ को। अगर कोई भी उत्पाद उत्प्रेरक की तरह जिस क्रिया में कार्य करे उस प्रोसेस को उत्प्रेरण कहा जाएगा। कैटालिस्ट और कैटालिसिस दोनों में अंतर है। कैटालिस्ट होता है उत्प्रेरक, यानी कि वो विशेष एक पदार्थ, और उत्प्रेरण वह उसकी क्रिया हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं? बिस्मांग उत्प्रेरण। यदि यह आपके पास एसिड के फॉर्म में, यह आपके मतलब दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है या एक्वस फॉर्म में है, और आपने जो ऊपर लिया है वो भी अगर एक्वस में है तो आप कह देंगे सममांग, और ये आपने ले लिया लिक्विड लिक्विड में, और कैटालिस्ट आपने ले लिया सॉलिड में। मान लीजिए गैस गैस में ले लिया। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा है N2 प्लस 3H2 से बनता है 2NH3। सभी जानते हैं यह प्रोसेस हैबर प्रोसेस होती है। अमोनिया गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है। इस पर उत्प्रेरक आप आयरन लेते हैं जो कि कैसा है बच्चों? सॉलिड में। अगर ये गैस में है और ये सॉलिड में है तो फेज चेंज हो गया, बदल गए, तो इस उत्प्रेरक की प्रोसेस को आप क्या कह देंगे? बिस्मांग उत्प्रेरक। क्लियर बात हुई? प्रोसेस को बिस्मांग उत्प्रेरण कह देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, लकड़ी के कोयले का उपयोग गैस मास्कों में होता है। यह विषैला पदार्थ है, यह गैस को द्रवित कर देता है, यह सरंध्र होता है, या यह गैसों को अवशोषित कर लेता है। तब आपने देखे होंगे कि ऐसा मास्क यानी कि जो चारकोल को एब्जॉर्ब कर ले, इसका मतलब चारकोल भी क्या है? एक फॉर्म है किसका? कार्बन का। तो चारकोल भी क्या करते हैं? उन गैसों को, विषाक्त गैसों को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए गैस मास्कों, ये जो मास्क होते हैं उनका प्रयोग यह है, गैसों को अवशोषित कर लिया जाता है। इसलिए गैस मास्कों में लकड़ी के कोयले का यानी कि चारकोल का प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर सबको क्लियर हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। बच्चों अर्धायु काल माने होता है T½ और T½ लिखा हुआ है 100 सेकेंड। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K बता दीजिए, उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप सभी जानते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट K इक्वल टू होता है 0.6932 अपॉन T½ ठीक है, क्या होगा? समय इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या हो जाती है? टाइम इनवर्स। सेकंड में दिया है, सेकंड इनवर्स लिख दीजिए। चलिए, अब इन्होंने यहाँ टाइम दिया है तो यहाँ भी सेकंड इनवर्स ऑप्शन में लिखा जाएगा। बढ़ते हैं आगे भाई, क्या क्या दिया? 100 सेकंड है। T½ की जगह कितना लगा दो? 100। 6932 डिवाइड बाई 100। 100 को क्या लिख दो? 10⁻²। ऊपर ले जाओगे 0.6932 इंटू 10⁻⁻²। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं। किस में दिया है? एक एक पॉइंट में दिया है सबको। ठीक है, तो एक पॉइंट इधर, इसको क्या करो? खिसका लो। तो इसको क्या लिख दो? 6.932 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रति सेकंड। टाइम किस में दे रखा है? अपॉन में करोगे क्या हो जाएगा? सेकंड ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगी? सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? एक द्विसंयोजी, क्या लिखा पढ़ लो? एक द्विसंयोजी है। ठीक है, चलो भाई, एक द्विसंयोजी धातु का तुल्यांकी भार 12 है। इस धातु का परमाणु भार उसके ऑक्साइड का अणुभार क्रमशः होगा। समझो बेटा, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? बताया था हमने आपको फॉर्मूला। तुल्यांकी भार बराबर, अणु दिया है तो अणु लिखिए, परमाणु दिया है तो परमाणु भार बटे संयोजकता। बटे में क्या लिखोगे? संयोजकता। ठीक है, अब देखो बच्चों, तुल्यांकी भार 12, द्विसंयोजी है, संयोजकता कितनी हो गई? 2। क्या यहां से हम परमाणु भार निकाल सकते हैं? यहां से बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। परमाणु भार, ठीक है,
और संयोजकता में लिखेंगे 2। जैसे ही परमाणु भार लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से इंटू हो जाएगा। लिख दो भाई, परमाणु भार बराबर 12 गुणे 2 बराबर 24। पहली बात तो सत्य हो गई कि आंसर इसमें 24 आएगा। अब 2 में 24 लिखा हुआ है, क्रमशः भी पूछा है, याद रखो परमाणु भार कितना हो गया, 24 हो गया, एक आंसर सही है। अब देखो दूसरा तो और कोई है ही नहीं उसमें 24, फिर भी कैलकुलेट करते हैं। उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा ये भी समझना है। परमाणु भार कितना है 24, द्विसंयोजी है, मेटल यहां लिखा हुआ है, संयोजकता 2 है यहां लिखी जाएगी, ऑक्साइड O पे 2 माइनस, इसकी संयोजकता यहाँ। जब दोनों की वैलेंसी सेम हो तो फॉर्मूला वही लिख दिया जाता है। मान लो M माने कैल्शियम होता है, O माने ऑक्साइड माने O होता, तो वह क्या लिखा होता है, कैल्शियम का ऑक्साइड। ठीक है, क्या लिखा होता है यहाँ 2 Ca होता, O हो जाता। अब उन्होंने पूछा कि बताओ कितना होता है, इसकी जगह कितना 24, M माने 24, O माने कितना 16, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 24 और 16 कितने हो गए 40। बात समझ आई, 40 कैसे हो गया, कितना है अणुभार, ये रे M लिख दिया यहाँ पे, संयोजकता कितनी है 2, 2 लिख दो, ऑक्सीजन की कितनी है 2 लिख दो। अगर दोनों की संयोजकता सेम हो तो फॉर्मूला सीधा लिख दिया जाता है MO। अच्छा, इसका कितना है 24, ऑक्सीजन का कितना है 16, लो भाई कितना हो गया 40। इस तरीके से निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का संकेत सही नहीं बनाया गया। 4 आपके सामने लिखे, रेहनियम Re, टिन Ti, एंटीमनी Sb, टंगस्टन W। इसमें आपको थोड़ा सा समझना है, देखो बच्चों क्या, रेहनियम का Re है, दैट इज करेक्ट। टिन ये गलत है, टिन जो है वो ये नहीं होता है, Ti किसका है, टाइटेनियम का लिखा हुआ है Ti, तो टिन क्या है फिर Sn। एंटीमनी स्टेबस होता है Sb, टंगस्टन का वॉल्फॉर्म होता है W लिखा है, तो टिन का Sn होता है, स्टेनस लैटिन भाषा में T फॉर टाइटेनियम होता है, ना कि टिन का Ti होता है। बस डायरेक्ट सा सिंपल पूछ लिया, तत्व का संकेत सही नहीं बना दिया गया है। तो जल्दबाजी करेंगे सवाल गलत हो जाएगा, ध्यान से समझना है, क्योंकि इस टाइप का अगर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिया जाए तो ऐसे में केवल आपसे केवल संकेत पूछता है, उस संकेत में आपको उसके सामने जो लैटिन भाषा का नाम लिखा रहता है, बस कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इसी तरीके से प्रश्न देता है। सर्वप्रथम किसने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया, तो हाइगेंस का तरंग कण का सिद्धांत है, याद रखिएगा। क्या, प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो हाइगेंस ने दिया, और न्यूटन ने कण बताया। ठीक है, याद रखेंगे, क्या न्यूटन ने क्या बताया, कण बताया। क्लियर हुई बात। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। CuSO4 का जलीय विलयन होता है। देखो बच्चों, CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया, जैसे ही आप जल में घोलोगे H2O में, ये क्या बनाएगा, यहां से घुलने के बाद ये बनाएगा Cu, इसकी बैलेंसी 2 है, बैलेंस करो, CuOH का ट्वाइस, और 2 H हैं वो H2SO4 बनाएगा। तो यह जो H2SO4 है वो क्या हो गया, एसिडिक हो गया, अम्लीय है। तो जिसकी ज्यादा मात्रा अगर विलयन के अंदर उपस्थित रहेगी तो वह वही नेचर शो करेगा, तो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ग्लूकोज है, सेलुलोज है, फ्रक्टोज है या सुक्रोज है। तो जो सेलुलोज है वह प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आप देखते हैं जो लकड़ी होती है जब उसको काटते हैं तब वो चिपकी रहती है, जब लकड़ी सूख जाती है तो बीच में चटकन हो जाती है। उनके बीच में जो सेलुलोजिक फाइबर्स जुड़े होते हैं, जो रेसे हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, वह क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। यानी कि कपास के अंदर भी सेलुलोज आपको देखने को मिलता है। तो प्राकृतिक रूप से जो पदार्थ पाए जाते हैं उन सभी के अंदर सेलुलोज मिलता है, और ये सब सेलुलोज क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, यानी कि मोनोसैकेराइड्स की बहुत सी इकाइयां उसके अंदर जुड़ी हुई होती हैं। आंसर क्या सही हो जाएगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन, एक यौगिक जिसका मूलानुपाती सूत्र C2H5O है। मूलानुपाती सूत्र को हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं सरल भाषा में कि यह सरल सूत्र है।
ठीक है, एक सिंपल फॉर्मूला है जिसका अणुभार 90 है। यौगिक का अणुसूत्र बताइए क्या होगा। चलिए देखिए, सरल सूत्र का कभी भी आपको अगर अणुभार या नया यौगिक का अणुसूत्र निकालना है कि सूत्र क्या बनेगा, तो अणुसूत्र बराबर होता है सरल सूत्र का भार का होल n या स्मॉल n लिखा जाता है। एक सेकंड रुको बच्चों। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। एक अणुसूत्र जो है वो कैसे निकाला जाएगा, सरल सूत्र का भार होगा इनटू क्या लिखेंगे, n लिख देंगे। देखो भाई, सरल सूत्र क्या है, C2H5 का O इंटू n। अब n कैसे लिखा जाए जिससे कि पता चल जाए, तो ये लिखा जाता है सरल सूत्र भार बटे अणुभार। अच्छा, अणुभार ऊपर लिखेंगे, सॉरी बच्चों, अणुभार बटे सरल सूत्र भार। अणुभार कितना दे रखा है, 90। सरल सूत्र का भार कितना दे रखा है, अभी जोड़ लो इसका, 12 दूने 24 प्लस 5 हाइड्रोजन के, 16 ऑक्सीजन के, इन सबको ऐड कर दो। 5 4 9 और 6 15 का 5, 1 2 3 और 1 4, 45 हो गया। चलिए, 45 दूने 90, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई। तो क्या लिखोगे, C2H5O का ट्वाइस। जैसे ही 2 के साथ आप इंटू करोगे, ये क्या बन जाएगा, C4H10 और O का 2। कोई फॉर्मूला इसमें दे रखा है, C4H10O2। ठीक है, बात समझ में आई सब लोगों को। जब कभी भी अणुसूत्र पूछा जाए तो सरल सूत्र का n टाइम्स किया जाता है। और वो n कैसे निकाला जाएगा, जो अणुभार दिया होगा उसमें डिवाइड कर देना जो सरल सूत्र है उसके भार को। तो 90 में जैसे ही 45 करोगे तो छोटे n की वैल्यू आ जाएगी, उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, सिंपल फॉर्मूले में, बस इनटू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आप सभी जानते हैं, सॉरी, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पे, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, अगला है आयुर्वेसी नाम पूछा है, CH3, CH के साथ CH3, CH2 और C2H5। लिखने का तरीका देखो बच्चों, CH3 सिंगल से CH, इसी पर नीचे जुड़ा है CH3, फिर आगे है CH2 और आगे लिखा है C2H5, और C2H5 को हम खोल कर लिख दें CH2CH3। इन्होंने पूछा है का IUPAC नाम होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एक लंबी चेन गिनते हैं। जब कभी भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना हो तो लंबी चेन कैसे गिनेंगे, देखो भाई, 1 2 3 4 5। क्यों इस तरफ से गिनती शुरू की, क्योंकि यहां से सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है। दूसरे पे इधर से, इस पे 1 2 3 4, चौथे पे CH3 था, दूसरे पे CH3 यानी कि 2 मैथिल। कहाँ लिखा है कहीं 2 मैथिल, हाँ इसके अंदर 2 मैथिल है, 2 मैथिल है, 2 मैथिल है, ये 4 मैथिल नहीं होगा। 2 मैथिल होने के बाद 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला और एल्केन से जोड़ दीजिए, तो 2 मैथिल पेंटेन डायरेक्ट उसका नाम हो गया। क्लियर हुई बात, उसमें कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, एथिल फैथिल नहीं है, क्या है, लंबी चेन एक देखी जाती है, तो वह आपका 2 मैथिल पेंटेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दो यौगिक आपको दे रखे हैं C2H5OH और CH3OCH3 में समावयवता है। समावयवता क्या चीज होती है, आइसोमेरिज्म। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, यानी उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अलग हों, तो संरचनात्मक समावयवी होते हैं। ध्यान दें कैसे, 2 कार्बन है और यानी कि C2H6O हो गया इसका फॉर्मूला। अगर इस पे जाएं तो क्या होगा बच्चों,
इस पे 1 और 1 2 कार्बन, और 3 और 3 6 और 1 A, यानी कि दोनों के ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जब दोनों के अणुसूत्र समान हैं तो उनमें क्या डिफरेंट है ये देखिए। ये अल्कोहल है, इसमें OH लगा हुआ है, इसमें O लगा हुआ है, इसमें ईथर समूह है। तो दोनों के फंक्शनल ग्रुप चेंज हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी हो गए अगर दोनों यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना भिन्न भिन्न हो तो संरचनात्मक समावयवी। और संरचना समावयवी 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका यह क्रियात्मक समूह समावयवता का उदाहरण है। इसका मतलब इसमें OH ग्रुप, इसमें ईथर ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए, इसलिए आपके क्रियात्मक समूह समावयवी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रासाइनोएथिलीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या है। पाई बंधों की संख्या है, ऑप्शन है, अच्छा लिख नहीं पाया, लिख लीजिए 9 सिग्मा, 9 पाई, 9 सिग्मा, 5 पाई, 4 सिग्मा, 5 पाई, 5 सिग्मा और 5 पाई। इस तरीके से ऑप्शन हमने आपके यहाँ नोट कर दीजिए, बनाइए। देखिए भाई, टेट्रासाइनोएथिलीन की बात कर रहा है। एथिलीन माने 2 कार्बन, दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से, ये आपकी बन गई एथिलीन। टेट्रा माने 4 और साइनो माने साइनाइड ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड से N, C ट्रिपल बॉन्ड से N, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड से N, C ट्रिपल बॉन्ड से N, यह आपका बन गया टेट्रासाइनोएथिलीन। अब हमें लग रहा है कि सभी बच्चे जो हैं अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो भाई कैसे, अब यहाँ पे जब डबल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 सिग्मा, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर 1 सिग्मा होगा। ट्रिपल बॉन्ड पे सभी जानते हैं 1 सिग्मा और 2 पाई देखने को मिलते हैं। चलिए लगा दीजिए, 1 सिग्मा और 2 पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई, काउंट कर दीजिए, 2 2 4 2 6 और 2 8 और 1 9, पाई कितनी हो गई? 9 हो गई पाई। सिग्मा की बात कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 9 सिग्मा और 9 पाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है और BSc में तो लगातार पूछते रहते हैं। क्योंकि ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि टेट्रासाइनोएथिलीन का अगर आप फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे तो आप सिग्मा और पाई को आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही अवकर्मक है? इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है? जिनको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत हो। इलेक्ट्रॉन को किसकी जरूरत होगी? जिसका अष्टक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, जिसके सेल में 8 नहीं होंगे। पहचान क्या क्या? जिसका ऑक्टेट यानी कि अष्टक पूरा ना हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, पहली बात, या जिस पर मल्टीपल बॉन्डिंग हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इस टाइप के प्रेजेंट हो, या फिर उस स्पीसीज पर पॉजिटिव का चार्ज लगा हो, मतलब उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं इसीलिए उसकी जरूरत है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, मल्टीपल बॉन्डिंग प्रेजेंट हो या पॉजिटिव का चार्ज हो, ऐसी स्पीसीज को आप इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कहते हैं। ऐसी रीजेंट्स देख लीजिए, सामने आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन Cn सिंगल नेगेटिव है यानी माइनस का चार्ज है। कैसी है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, माइनस का चार्ज है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का चार्ज है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की काम करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही हिंदी में कहा जाता है, तो आंसर कैसे सही हो जाएगा? C। और चौथा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लॉन पेयर डोनेट करने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित नहीं करता है? हाइड्रोजन बंध की कंडीशन क्या है बच्चों? कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कभी कभी क्लोरीन के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। यानी कि हाइड्रोजन जब कभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। क्या कहा जाता है? इस पर डेल पॉजिटिव आ जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर डेल नेगेटिव आ जाता है। वीक फोर्सेस की कैटेगरी में इसको जोड़ा जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है C के साथ H और 3 तरफ Cl यानी कि CH3 इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा। दूसरे में C2H5 है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड से O सिंगल बॉन्ड से H यहाँ प्रेजेंट है। अल्कोहल में सभी जानते हैं O के साथ H प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड से O, सिंगल बॉन्ड से CH2 और सिंगल बॉन्ड से CH3। H C से जुड़े हुए हैं, O से जुड़े हुए नहीं है, यानी कि लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। अब आप कहेंगे सर इसमें भी तो C से है, जब कई क्लोरोफॉर्म के अणु इस तरीके से, ऐसा तो है नहीं कि जब आप कोई एक बीकर में क्लोरोफॉर्म या किसी चीज़ में लेंगे तो उसमें केवल एक अणु होगा, ऐसा नहीं है। तो वहाँ हाइड्रोजन इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव के साथ। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बहुत हल्का सा, लेकिन इसके अंदर बनता है। ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरें किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचते हैं? गैल्वेनाइजेशन क्या कहा जाता है? जब लोहे की कोई भी वस्तु दी हो उस पर अगर आप जिंक धातु का लेपन कर दें, जैसे आप देखते हैं जब कभी भी अच्छे मकान बनते हैं तो उनकी जो रेलिंग लगती है उनके ऊपर घिसाई की जाती है, उसके साथ जिंक लगा दिया जाता है, तो वह जिंक, लोहे पर जिंक चढ़ाने की जो प्रोसेस है वो गैल्वेनाइजेशन होती है। तो गैल्वेनाइज्ड लोहा जो है वह जिंक से ढका हुआ होता है, जिससे उस पर रस्ट नहीं लगती है, जंग नहीं खाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? रेडिएटर। आपने देखा होगा जनरेटर या डीजल गाड़ी या कोई भी होती हैं तो उसके अंदर पानी और कूलेंट डाला जाता है जो कि इंजन को ठंडा रखने का काम करता है, तो वह क्या चीज़ है? रेडिएटर है। अगला क्या लिखा हुआ ऑप्शन? पॉलीग्राफ, यानी कि झूठ पकड़ने की मशीन जो होती है या जो ग्राफ बनाती है वह पॉलीग्राफ कहलाता है। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? समुद्री लवण है आयोडीन। समुद्र के जल में क्या होता है? आयोडीन प्रेजेंट होती है। और समुद्र के जल से उसमें जो खरपतवार पाई जाती है उसको कालीचे मेथड से द्वारा आयोडीन को पृथक किया जाता है। तो याद रखेंगे कालीचे मेथड प्रयोग किया जाता है समुद्री लवण से आयोडीन को निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है? तो मैग्नेटाइट किसको कहते हैं? Fe3O4 को मैग्नेटाइट कहा जाता है। आप लोग याद कर लेंगे ये क्या है। शुरुआत में ये जो मिला था इसको हम लोग मैग्नेटाइट क्या थे? काले पत्थर थे। इसी से ही मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति हुई। मैग्नीशिया नामक स्थान पर कुछ काले पत्थर पाए गए थे जिनमें आकर्षण का गुण था। बाद में अध्ययन से पता चला कि वह जो काले पत्थर थे वो रासायनिक रूप से मैग्नेटाइट थे, जिसका फॉर्मूला Fe3O4 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो किडनी के अंदर जो पथरी बन जाती है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। बेसिकली किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। उन्होंने कहा अधिकतम पाया जाने वाला है, क्योंकि कैल्शियम के साथ और भी साल्ट्स हो सकते हैं। बेसिकली कैल्शियम ऑक्जेलेट मिलता है जिससे पथरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक श्यान है? श्यान को विस्कोस कहा जाता है और देहाती भाषा में आप कह सकते हैं गाढ़ा है। निम्न में से कौन सा ज़्यादा विस्कोस है? एल्कोहल है, पानी है, शहद है या गैसोलीन है? तो गैसोलीन बच्चों पेट्रोल को कहा जाता है। रासायनिक भाषा में गैसोलीन पेट्रोल का नाम है। सबसे गाढ़ा कौन सा होगा? शहद होगा। शहद का मुख्य घटक क्या है? मीठा होने के लिए कौन शुगर जिम्मेदार है? कौन सी? फ्रक्टोज, FRUCTOS। कौन सा? फ्रक्टोज होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक रासायनिक यौगिक है उसको नाम दिया गया है क्विक सिल्वर का। क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? नाम में सिल्वर है लेकिन उसमें सिल्वर नहीं होती है, तो पारे को यानी Hg को ही क्विक सिल्वर कहा जाता है। ये उपनाम है, ये आपको याद करना है। क्या है? पारे को ही क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ओजोन में होती है। ओजोन का फॉर्मूला है O3। O डबल बॉन्ड से O, कोऑर्डिनेट से O, इस तरीके से बना हुआ होता है। पूछा है किस केवल ऑक्सीजन होती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन होते हैं। क्या है? फॉर्मूला O3 है। ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, इसलिए क्या बन गया? O3। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन आप लोगों के समाप्त होते हैं। कल फिर से जब घड़ी करेगी 8:30 बजे का, तो आप सभी लोग हमसफर एकेडमी के साथ जुड़ जाइएगा। 30 क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे।
आप लोग यूं ही हमसफर एकेडमी को अपना प्यार देते रहिए, लाइक, व्यूज, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। डेली ही इसी तरीके से हम मोटिवेटेड रहेंगे और आपके लिए ढेर सारे रसायन विज्ञान के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।